नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम लोग हर बार की तरह प्रोफेसर अबदुल सर से बात करेंगे। सर, इससे पहले कि मैं और भी बाकी बहुत सारी राजनीतिक खबरें हैं देश में, सीट शेयरिंग और बिहार चुनाव को लेकर के, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं एक बात शुरू करना चाहता हूँ। अभी आपने देखा हो सर कि घटना हुई केरल में, जहाँ पे कि एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली। 26 साल के एक नवयुवक ने आत्महत्या की और एक पोस्ट लिखा कि कैसे-कैसे उसका एक लंबे समय से यौन उत्पीड़न होता रहा। और उसकी और भी बहुत सारी बातें हैं, एफआईआर तो हुई है उस पे। लेकिन सर, जो मुझे जानना है कि हम मैं तो चूँकि कभी आरएसएस में नहीं रहा, तो हम ये बातें सुनते थे। पुष्ट-अपुष्ट खबरों से ये बातें सुनते थे, लेकिन अब इस तरीके की घटना। दूसरा सर, इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है कि अब कांग्रेस इसको ज़रा उठा रही है इस मुद्दे को। और जो मैं देख रहा हूँ सर कि राहुल गांधी, पहले कांग्रेस थोड़ा भाजपा या आरएसएस पे खास करके हमला करने से डरती थी, खास करके इस टाइप की चीज़ों पे। लेकिन अब शायद उनकी रणनीति है कि कांग्रेस आरएसएस को ठीक से अटैक किया जाए और उनकी सच्चाई को बाहर लाया जाए, या उनको डीलेजिटिमाइज किया जाए कि भाई कैसे लोग हैं ये, क्या काम करते हैं ये। कहने को ये बड़े संस्कारी लोग होते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होते हैं इस पे सर। जो और चूंकि केरल तक ये बात आरएसएस का काडर पूरे देश में है, इस पे सर मैं जरा चाहूंगा कि इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट आप क्या देख रहे हैं? देखिए ज्ञानेश जी, मेरा मानना ये है कि इस मसले पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और लगातार चर्चा होनी चाहिए। एक बार चर्चा करके रह जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है, इसकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया है, सिक्का जारी किया गया है और पता नहीं क्या-क्या, लाल किले से उसकी तारीफें की गई हैं, ये सब हुआ है। दूसरे, उसका दावा ये है कि वो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, वो हिंदू एकता स्थापित करना चाहता है, वो चरित्र निर्माण में लगा हुआ है। मतलब इस तरह की बहुत बड़ी-बड़ी बातें वहाँ से होती हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक माना जाता है कि भाजपा भले चुनाव हार जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी नहीं हारता। वो हमेशा काम में लगा रहता है और देश के और इतना ज़्यादा उसके इतने अधिक संगठन हैं, उन संगठनों की गिनती मुश्किल है। समाज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन ना हो। तो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो समीकरण है, वो एक यूनिक, एक विलक्षण किस्म का बंदोबस्त है। ऐसा बंदोबस्त आप दुनिया की किसी भी राजनीति में नहीं पाएँगे। भाजपा आगे बढ़कर चुनाव लड़ती है, सत्ता सँभालती है। हारती है या जीतती है और सत्ता सँभालती है, और संघ उसके पीछे खड़ा होता है अपनी बाहें फैलाए हुए, भाजपा को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए। कोई भी संकट की घड़ी आए, भाजपा के पक्ष में खड़ा होता है, उसको चुनाव जिताने के लिए कोशिश करता है। अभी हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा कि हमने चुनाव जिताया। दिल्ली का चुनाव हमने जिताया और बिहार का चुनाव भी जिताने का दावा उन लोगों ने किया है कि बिहार का चुनाव भी जिताएँगे। एक इस तरह का संगठन है। और साथ में ये भी कहता रहता है कि हमारी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, हम तो सांस्कृतिक संगठन है। ये भी साथ में चलता रहता है। अच्छा, उसकी अब उसमें केरल में एक घटना होती है। केरल में आनंदू अजी नाम के एक आईटी प्रोफेशनल थे, आईटी इंजीनियर थे, सीधी बात ये है। वो आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी उम्र 26 साल की थी। उनकी तस्वीर भी अपने पालतू डॉगी के साथ में, उनकी तस्वीर भी नेट नेट पर मिल सकती है आसानी से देखने के लिए। और वो आखिरी इंस्टाग्राम की पोस्ट लिखते हैं अपनी। उसमें वो लिखते हैं कि वो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाते रहे हैं और उनका लगातार एक के बाद एक कई लोगों ने उनका यौन शोषण किया है। इतना उनका यौन शोषण हुआ कि उनको अवसाद रहने लगा, डिप्रेशन के शिकार हो गए और तरह-तरह की उनको मानसिक बीमारियां हो गईं। और वो अब उनको और बर्दाश्त के बाहर है उनकी, इसलिए वो आत्महत्या कर का निर्णय लेते हैं। साथ में फिर वो अपनी माँ की याद करते हैं, अपनी बहन की याद करते हैं और उनसे क्षमा क्षमा माँगते हैं कि वो मरने जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे उनके खूबसूरत रिश्ते वो थे जो माँ और बहन के साथ थे। तो वो एक बहुत ही जज़्बाती किस्म की पोस्ट है। और साथ में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर वो आक्षेप करती है। पहली बार संघ के 100 साल के इतिहास में एक ऐसे विषय के बारे में ठोस सबूत सामने आता है, जिसके बारे में केवल कानाफूसी होती रहती थी। अब आप देखिए ना कि जो चीज़ दबे दबी ज़बान से कही जाती थी, लोग कहते थे छोड़िए इस बात में क्या रखा है, हटाइए, सबूत क्या है इस बात का, उसका एक ठोस प्रमाण सामने आ गया है। वो डाइंग डिक्लेरेशन है और डाइंग डिक्लेरेशन पे तो अदालत भी सज़ा दे देती थी। अब उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज, उन्होंने एक व्यक्ति का, अपने यौन शोषण करने वाले एक व्यक्ति का नाम भी लिखा है अपनी पोस्ट में, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि और भी कई लोग हैं। अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई है, लेकिन आरएसएस का नाम उस रिपोर्ट में नहीं है।
लेकिन उनके डैंग डिक्लेरेशन में आरएसएस का नाम कई बार आया है। अब यहाँ पे सवाल दूसरा है, ये सवाल ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई पुरुष समलैंगिकता का विरोध कर रहे हैं यहाँ बैठकर। हमारी चर्चा का विषय पुरुष समलैंगिकता की निंदा करना नहीं है। पुरुष समलैंगिकता को कानून ने भी एक स्वाभाविक यौन अभिव्यक्ति, मनुष्य की एक स्वाभाविक यौन अभिव्यक्ति मानकर उसको कानूनन इजाजत दे दी गई है। भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में उसको इजाजत प्राप्त है। ये प्रश्न नहीं है। ये सवाल है बच्चों के यौन शोषण का, बच्चों के साथ यौन दुराचार करने का, जो बाकायदा अपराध की श्रेणी में आता है। ये जो पीडियोफाइल लोग होते हैं, जो बच्चों के साथ यौन दुराचार करते हैं, ये वो श्रेणी है। प्रश्न ये है कि आरएसएस इस तरह के पीडियोफाइल्स लोगों से भरा हुआ है। आरएसएस में क्या होता है? आरएसएस में बचपन से ही बचपन से ही बालक को ले जाया जाता है, संघ में उसको शाखा में उसको दीक्षा दी जाती है, फिर वो संघ के भीतर ही बड़ा होता है। आरएसएस में एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं संघ आयु क्या है आपकी। वैसे आपकी जो जैविक आयु है, बायोलॉजिकल एज है, वो कुछ हो सकती है, लेकिन संघ आयु अलग से वो लोग नापते हैं, यानी संघ में आप कब आए, कितने साल से आप संघ में हैं। इस तरह स्वयंसेवक का जीने और मरने का रिश्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बना दिया जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि संघ के जो जीवनदानी प्रचारक होते हैं, वो संकल्प करते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे। ये दुनिया के तमाम कट्टरपंथी संगठनों में देखा जाता है। वो मानते हैं कि वो अपने विचारधारात्मक लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वो गृहस्थ आश्रम से दूर न रहें। वो मानते हैं कि स्त्रियां जो हैं, स्त्रियों का संसर्ग या स्त्रियों को पत्नी के रूप में प्राप्त करना या स्त्रियों से मित्रता करना, ये सब उनको अपने विचारधारात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकेगा। अब वो शादी नहीं करते हैं। शादी नहीं करने के बाद में जाहिर है कि ऐसे तमाम संगठनों में, सारी दुनिया का उदाहरण हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो जेलें हो, चाहे वो इस तरह की जितनी भी ऑल मेल सिचुएशन जो है, जिसमें केवल पुरुष ही पुरुष हों, तो वहां पे समलैंगिक संबंध बनी जाते हैं वहां पर। ये बहुत ही एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई शास्त्रों ने बताया है कि 4 चीजें हैं जो मनुष्य को जीवित रखने में मदद करती हैं। उसमें एक आहार है, एक निद्रा है, और एक भय है, एक मैथुन है। आहार से आप अपने शरीर को जीवित रखते हैं, निद्रा जिंदा रहने के लिए सोना जरूरी है, भय से आप अपनी रक्षा करते हैं, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति आप में पैदा होती है, और मैथुन। बिना इन 4 चीजों के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो अब उसमें जो मैथुन का प्रश्न मामला है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक कट्टरपंथी रवैया अख्तियार कर रखा है। उसकी वजह से इस संगठन के अंदर बहुत सारी समलैंगिकता की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और उनके बारे में चर्चा होती है। समलैंगिकता अपने आप में कोई अपराध नहीं है। समलैंगिकता अपने आप में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, बशर्ते दोनों पक्षों की राजी से बनाया गया संबंध हो। लेकिन बच्चों के साथ जो संबंध बनाया जाता है, वो एक विकृति है, जोर जबरदस्ती है, डराने धमकाने के जरिए, प्रलोभन देने के जरिए वो संबंध बनाया जाता है। और ये प्रक्रिया ऐसी है कि एक बच्चे के साथ जब आप बार बार बहुत लंबी उम्र तक ये सब करते रहते हैं, तो खुद भी फिर वो, मतलब वो संघ में प्रचारकों को भाई साहब बोला जाता है, तो वो भी भाई साहब लोगों की श्रेणी में आ जाता है। वो भी दूसरों के साथ फिर ऐसा करना शुरू कर देता है। तो इस तरह का एक दुष्चक्र जो है, बच्चों के साथ दुराचार का एक दुष्चक्र पूरा संघ के अंदर बन जाता है। अब ये पहली बार हो रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ये तय किया है कि वो इस मसले को दबने नहीं देंगे। जो संगठन इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारता है, उसकी आलोचना क्या होती है संघ की, कि भाई ये अल्पसंख्यक विरोधी है, और वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैलाकर हिंदुओं में प्रतिक्रिया मूलक एकता प्राप्त करना चाहता है। ये और एक गोपनीय किस्म का संगठन है। तो इस प्रकार की आलोचना होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, लेकिन इस प्रश्न पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की आलोचना नहीं होती रही है। हालांकि अंदरूनी बातचीत में, निजी बातचीत में ये सब चर्चाएं होती रही हैं। अब ये पहली बार सामने आया है। कांग्रेस ने खुलकर इसके ऊपर हमला किया है। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें विस्तार से इस बात पर चर्चा की गई है। प्रियंका गांधी निकल कर आई हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है। और अब गेंद पूरी तरीके से संघ और भाजपा के पाले में है, उन्हें इसका जवाब देना है। और आप देखिए, एक सोशल मीडिया पे भी जहां कांग्रेस ने हमला किया है, वो जो संघ और भाजपा के समर्थक हैं, वो भी काफी सिटपिटाए हुए हैं इस सवाल के ऊपर। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने कुछ किया है, उससे पूरे संगठन को क्यों दोष दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें की है। इसके बाद में कुछ पत्रकारों ने इस प्रकार के वीडियो बनाए हैं कि भाई रज्जू भैया को एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि भाई मेरे
मेरे साथ इस तरह की हरकत हुई है, रज्जू भैया ने ये कह के उसको टाल दिया कि अरे एक बड़े संगठन में इस तरह कुछ लोग आ सकते हैं, इसलिए इस तरह की बातों को ध्यान मत दो। ये सब बातें, इस तरह की बातें भी आने लगी हैं। लोग अपने अपने दोस्तों के तजुर्बे, अपने तजुर्बे, इन सब तजुर्बों को तरह-तरह से बिना अपना नाम लिए कहने लगे हैं। क्योंकि एक बार जब बात शुरू हो जाती है, तब फिर वो दूर तक जाती है। तो ये सब भी हो रहा है। तो अब इससे क्या परिस्थिति बनेगी? अगर ये बात और आगे बढ़ी और ये कांग्रेस की मुहिम परवान चढ़ी, दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस बात को अगर उठाया, कुछ नेताओं ने भी इस बात को उठाना शुरू किया। अपने सारे लोग ये बात कहते तो थे पहले। खुद पवन खेड़ा ने अपने वक्तव्य में एक बात कही है, बचपन में मेरी दादी कहा करती थी कि उस पार्क में जो शाखा लगती है वहां मत जाना। तो मैंने पूछता था क्यों? कि वो बच्चों को खराब करते हैं। तब मेरी समझ में नहीं आता था कि बच्चों को क्या खराब करते हैं। अब समझ में आया कि बच्चों को इसलिए इस तरीके से खराब करते हैं। तो ये सारा का सारा, अब मान लीजिए 100 अगर पिता सोच रहे होंगे कि अपने बच्चे को हम शाखा में भेजेंगे, तो उसमें से इस सब जो मुहिम चल रही है, इस मुहिम से ये तो होगा कि उसमें 25-50 लोग तो कहेंगे भाई हम नहीं भेजेंगे बच्चे को शाखा। तो दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये एक बहुत बड़ी बदनामी इस पूरे मामले से हो रही है। अब उन्हें इसका जवाब देना है। वो क्या जवाब देंगे? पूरी तरीके से खंडन करेंगे। जितना वो खंडन करेंगे उतना ही ये तूल पकड़ेगी। देखिए, बात उनके हाथ से पूरी तरह निकल गई है, क्योंकि इस तरह की बात को स्वीकार तो वो कर नहीं सकते। ये तो कर नहीं सकते कि हाँ भाई सर, संघ में ये होता रहा है और हम लोग इसके लिए क्षमा मांगते हैं और आगे से हम कोशिश करेंगे ना हो, हम कोई आयोग बनाएंगे, इस कार्यक्रमों की जांच होगी, जिसको ये शिकायत हो वो वहां पे करे। जैसे यौन सेक्सुअल हेरेसमेंट के का मुकाबला करने के लिए जो संगठनों में कमेटियां बनती हैं, उस तरह की कमेटी संघ के अंदर बननी चाहिए। अगर किसी स्वयंसेवक को शिकायत है, इतना बड़ा संगठन है, तमाम सारे दावे किए जाते हैं, करोड़ों स्वयंसेवक हैं, वो शिकायत है तो वो उस कमेटी में जाके शिकायत करे। वो कमेटी उस बंदे को बुलाए, उसके सामने उससे पूछे भाई तुमने ये गंदी हरकत क्यों की? मैं फिर एक बार कह रहा हूं, हम लोग समलैंगिकता को गंदी हरकत के रूप में नहीं पेश कर रहे हैं। जी। इस प्रकार के पुराने जमाने के घिसी पिटी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं, हम लोग बाल बच्चों के ऊपर होने वाले यौन अत्याचारों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़े पैमाने पर होता हुआ पाया जाता है। उसकी अब पोल खुल गई है, सीधी बात यह है। और देश की सबसे बड़े विपक्षी दल ने इस चीज को मजबूती के साथ उठाया है। सार्वजनिक जीवन में पहली बार इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब ये संघ की जिम्मेदारी है, भाजपा की जिम्मेदारी है, उन लोगों की जिम्मेदारी है जो संघ का राग लापते रहते हैं, वो इसका जवाब दें। जी। नहीं सर, हमने भी जैसे स्कूल डेज में सुना था ये बातें, बहुत सारे लोग कहते थे, चूंकि ये बात कभी-कभी हँसी मज़ाक में भी होती थी, तो हमें लगता था शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन वो गैर जैसा गंभीर, ये सारी बातें गैर गंभीर लहजे में होती थी, क्योंकि जी, इनका प्रमाण नहीं था पास में। हाँ। अब एक व्यक्ति ने अपनी जान दे के प्रमाण दे दिया है। लेकिन सर जो ज़्यादा चिंताजनक बात मुझे लगती है कि अगर आपने विचारधारात्मक लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कि आदमी शादी ना करे, तो ये सच में भई एक जो बाकी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गनाइजेशंस हैं, शायद उस टाइप की कोई बात है। हाँ, बिल्कुल। और शायद सर क्या आपको लगता है उसी का एक हिस्सा है कि अगर अविवाहित है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई विवाहित है और अपना जीवन लगाना चाहता है संघ में, तो अपनी पत्नी को छोड़ दे, जिस टाइप का काम नरेंद्र मोदी ने किया, क्या ये उसी एक कमिटमेंट का हिस्सा है ये? भाई, अब नरेंद्र मोदी की पहले शादी हुई, फिर उन्होंने पत्नी से उनके संबंध नहीं रहे। इसके ऊपर बहुत तरह-तरह की चर्चाएँ होती हैं। मैं इतने दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, संघ वगैरह इनकी आलोचना करते हुए, मैंने कभी ये प्रश्न नहीं उठाया। मैं इस तरह की बातों को नहीं उठाता हूँ। मेरा काम राजनीतिक समीक्षा करना है और मेरा मानना है कोई अपनी पत्नी के साथ है या नहीं है, ये उसके निजी जीवन का सवाल है। मैं इस बात को नहीं उठाता हूँ। लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बच्चों का यौन शोषण हो रहा है, ये फिर निजी जीवन का मामला नहीं रह गया। ये एक संघ के जीवनदानी प्रचारक और उसकी पत्नी के बीच के संबंध की बात नहीं है। ये उसके, अब जैसे बहुत से लोगों ने ये एक किताब में लिखा हुआ डाला है कि नाथूराम गॉडसे ने कसम खाई थी कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, लेकिन उसकी एक व्यक्ति से उसके होमोसेक्सुअल संबंध थे, वो थे सावरकर। अब इस प्रकार की बात लिखी हुई है, मैं इस बात को उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि इन सब चीजों के कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यहां तो मामला बदल गया है। आनंदू अजी ने अपनी जान देकर, अपने प्राण देकर ठोस सबूत पेश किया है। यह मामला अगर ठीक से उठाया जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और इसके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा।
और इसको बड़ी मुश्किल में संघ को इससे क्लीन चिट मिलेगी। और ये ऐसा मसला है जो अदालत अगर उन्हें किसी तरह क्लीन चिट दे भी दे, किसी जुगाड़ से क्लीन चिट मिल भी जाए, फिर भी इस दाग से उनका दामन साफ नहीं हो सकता। जी नहीं सर, मुझे लगता है कि एक ही तरीका है जो स्थापित तरीका है, वो संघ के अंदर बच्चों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ जो बाल स्वयंसेवक हैं, बाल शाखाएं अलग से लगती हैं उनकी, जो बाल स्वयंसेवक हैं, बाल स्वयंसेवकों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ वो लोग कमेटियां बनाएं और उन कमेटियों में शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था हो, और शिकायत हो तो उनको गंभीरता पूर्वक लिया जाए। ये बाकायदा एक्ट है, ये कानूनी एक्ट है। इस कानूनी एक्ट का संघ को पालन करना चाहिए, मेरा ये कहना है। जी नहीं, मुझे लगता है कि अब चूंकि बात ये निकली है और अगर बात उठा रही है राजनीतिक पार्टियां, तो शायद अब जैसे विशाखा गाइडलाइंस टाइप की कोई एक गाइडलाइंस हो कि अगर या तो आरएसएस को साफ करे कि नहीं हमारे ऐसा नहीं होता, या फिर वे कुछ अपना आयोग बनाए और इस पर बच्चों का कम से कम शोषण रोका जाए। ये ज्यादा गंभीर विषय है। लेकिन सर मैं अगला सवाल जरा पॉलिटिकल कर लूं कि बिहार में सर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ गया है, एनडीए का आ गया है और महागठबंधन का। अरे जी माफ कीजिए, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ये भी पॉलिटिकल चर्चा ही थी। जी जी जरूर पॉलिटिकल चर्चा है, लेकिन मैं चुनावी चर्चा की बात कर रहा था। तो 101 सीट पर जेडीयू और 101 सीट पर बीजेपी की लड़ने की बात हो रही है। 6 सीटें महागठबंधन जो हम है, जो जीतन मांझी की, उनको मिली हैं और उन्होंने थोड़ी अपनी नाराजगी भी जाहिर की है कि हमारे मतलब हमसे इसे ज्यादा मिलनी चाहिए थी। सबसे खुश चिराग पासवान है, लेकिन मनोज झा जी का कहना यह है कि एक्चुअली जो है वो सारी सीटें बीजेपी लड़ रही, चिराग पासवान वाली भी। तो जेडीयू 101 पे है और वो 128 पे लड़ रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन जो ज्यादा जो पूछा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी है। पहले ये हो रहा था नीतीश कुमार शायद ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, और जिस ढंग से उन्होंने बराबर का फॉर्मूला किया है उस पर सर आपको मैं एक वक्तव्य चाहता हूँ। देखिए, पहले से ये तकरीबन ये बातें छन कर आ रही थी कि या तो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में बराबर का फार्मूला होगा, या तकनीकी रूप से नीतीश कुमार को एक आध सीट ज्यादा दे दी जाएगी ताकि वो बड़े भाई की एक तकनीकी आवश्यकता जो होती है वो उनकी पूरी हो सके। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, और आमतौर पर गठजोड़ों में जो ताकतवर पार्टियां होती हैं, जो गठजोड़ों की एंकर पार्टियां होती हैं, उनमें होता भी है कि वो न केवल अपनी सीटें लड़ती हैं, बल्कि वो बहुत से गठजोड़ पार्टनरों में भी अपने उम्मीदवारों को भेज देती हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में भी हुआ था। तो वो यहाँ बिहार में भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि इतनी सीटें इस बार जीती जाएं ताकि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ले ली जाए। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि भाजपा का अपना चुनावी प्रदर्शन क्या होता है और नीतीश कुमार का अपना चुनावी प्रदर्शन क्या होता है। क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा ने जो भी तिकड़म की है, राहुल गांधी ने उस तिकड़म का भंडाफोड़ किया है कि किस तरीके से वहां चुनाव चुराया गया, वोट चुराए गए, तो भाजपा के प्रदर्शन के ऊपर वहां एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है और उस सवालिया निशान का अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की भाजपा की जीत जो है वो राहुल गांधी ने अपनी 7 अगस्त की जो इंदिरा भवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसे ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता हूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस जीत को राहुल गांधी ने संदिग्ध कर दिया है। अब देखिए बिहार में क्या होता है। बिहार में पहले से ही विपक्ष वोट अधिकार यात्रा को लेकर और तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा को लेकर एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। तो अब मैं ये मानता हूं कि पूरी चुनावी परिस्थिति, चुनावी बिसात बिहार की जो है ना, उसमें पहलकदमी महागठबंधन के हाथ में है और इससे ज्यादा अनुकूल स्थिति महागठबंधन को चुनाव जीतने के लिए नहीं प्राप्त हो सकती जो इस वक्त है। अभी भी अगर ये बिहार का चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो फिर कब जीतेंगे? इस वक्त एनडीए के पास कोई नेता नहीं है, इसकी समाज में कोई साख हो। सम्राट चौधरी, उनकी कोई साख बची है? दिलीप जायसवाल, क्या उनकी कोई साख बची है? अशोक चौधरी, क्या उनकी कोई साख बची है? इन तीनों की साख के धुर्रे तो प्रशांत किशोर ने उड़ा दिए हैं पूरी तरीके से। नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी, राजनीतिक जीवन के आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। भाजपा ने लगभग तय ही कर लिया है कि उनके पैरों को अब हमेशा के लिए उसे काट देना है। तो ऐसी स्थिति है। जीतन राम मांझी ने असंतोष व्यक्त किया है, उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा असंतोष व्यक्त किया है इसके ऊपर। तो जो पार्टनर्स हैं वो खुश नहीं है और नीतीश कुमार को भी ये संदेश मिल गया होगा कि चिराग पासवान और भाजपा मिलकर
उनका कबाड़ा कर देने पे तुले हुए हैं, तो वो भी कुछ न कुछ गुंताड़ा अपने फिट कर रहे होंगे। उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसका एक हम मोटा-मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, चुनाव के दौरान कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि एनडीए के अंदर जो सहयोगी दल हैं, उनके बीच में वोटों का ट्रांसफर पहले ऐसा बेहतर तरीके से होगा, स्मूथली होगा। तो जो है जी। तमाम सारी दिक्कतें रहेंगी उसके अंदर। एक सर मुझे बात पूछनी थी, क्योंकि पता नहीं किन कारणों से ये कुछ ओपिनियन पोल्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज चुनाव से पहले आते हैं तो हमें, लेकिन सर चूंकि हम लोग अभी देश से बाहर हैं तो हमें जो कुछ बातें समझ में आ रही हैं, आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आपने भी बात की होगी, मैंने भी की, पता नहीं क्यों लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि वहाँ पे भाजपा आ रही। लोग कह रहे हैं अब वो इतना वहाँ पे वोटिंग सेटअप कर लिया उन्होंने, ऐसा वोटर लिस्ट में अपना कर लिया उन्होंने सिटिंग गिटिंग, कि वो जीत ही जाएगी भाजपा। ये सब जो अविश्वास पैदा हुआ है लोगों में कि नहीं नहीं, नहीं। नहीं, अब आप ये देखिए ना, ये बात तो लोकसभा चुनाव में भी कही जाती थी। कौन कहता था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत खो देगी? हम ही और आप तो कहते थे। भाई पब्लिक इंडिया पे ये बात कही जाती थी। हम लोग और दूसरे मंचों में जहां बोलते थे वहां कहते थे कि भाई 250 के आसपास सीटें आएंगी, 240 आई, कोई नहीं कहता था। तो ये जब भारतीय जनता पार्टी जब तक सारे देश में मुकम्मल तरीके से पराजित होकर सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, तब तक लोग ये कहते रहेंगे उसके बारे में, क्योंकि उनके पास प्रचार तंत्र है। अब हम लोगों ने संघ से उठे हुए इस प्रवाद की चर्चा की। अब हमें तो पता नहीं है कि जो गोदी मीडिया के चैनल है उस वक्त क्या चल रहा है, हम लोग यहाँ देख नहीं पा रहे हैं उनको। क्या आप समझते जिस तरह हम लोगों ने चर्चा की उस तरह ही चर्चा कहीं हो रही होगी क्या? कहीं नहीं चर्चा। इस खबर को बाकायदा दबाया जा रहा होगा पूरी तरीके से। तो वो तो तय करते हैं कि भाई कौन सी चीज आज चलानी है, कौन सी चीज दबानी है, किसको क्या स्पिन देना है, किसके खिलाफ क्या करना है, ये सब हो रहा। अब सब जगह ये चल रहा है कि प्रशांत किशोर किसका नुकसान करेंगे। बिहार चुनाव का सबसे केंद्रीय प्रश्न इस वक्त ये है कि प्रशांत किशोर किसका नुकसान करेंगे। जबकि सब लोग कह रहे हैं मुख्य ताकत कौन सी है, एनडीए बनाम इंडिया, एनडीए बनाम महागठबंधन मुख्य ताकत है। इस पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा प्रशांत किशोर के ऊपर हो रही है। प्रशांत किशोर इस वक्त मीडिया के डार्लिंग बने हुए हैं, हर जगह वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। वो आर्टिकुलेट हैं, अपनी बात को अच्छी तरह रखते हैं, उनके पास एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है, तो वो बढ़िया तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो मीडिया को ऐसे चेहरे, ऐसी ऐसी आवाज और ऐसे चेहरे की आवश्यकता होती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप प्रशांत किशोर को भी देखें तो आप पाएंगे कि प्रशांत किशोर की भी समझ में आ गया है कि अब इंडिया एनडीए के पास वो बढ़त नहीं है जो बढ़त 3 महीने पहले थी। अब वो परिस्थिति धीरे-धीरे कर बदल रही है और बिहार की ज़मीन पलट रही है, ये बात सब लोगों की समझ में आ गई है। जैसे-जैसे चुनाव की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी और भी बात ये समझ में आएगी। जी। नहीं सर, मैं एक सवाल आपको याद हो तो मैं आपसे पिछले 1 साल से पूछता रहा हूँ कि पीके एक फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन अब चुनाव आते-आते एक बात तो सर मेरी समझ में आ रहा है कि पीके शायद वो, ये सिर्फ़ उनका एक कहना ये है कि मैं 3 साल पैदल घूमा हूँ, मैं गाँव-गाँव घूमा हूँ। शायद वो भी विचारधारात्मक रूप से कोई एक नया कोई भी नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाए हैं कि हम क्या करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। शायद बिहार में ज़रूरतें उससे ज़्यादा हैं कि अच्छी शिक्षा दे देंगे, सबको नौकरी दे देंगे। सबको पता है कि बिहार में नौकरियाँ कैसे मिल पाएँगी। अब जो उस टाइप की बदली हुई बातें हैं, वो लेकिन कहते हैं कि नहीं, नहीं हम अगर रहेंगे तो हम 10-20 सीट रहेंगे या हम 150 के ऊपर रहेंगे। शायद उनको भी कन्फ्यूजन हो गया है और शायद उनको भी सब सच्चाई समझ में आ गई कि वहाँ लड़ाई 2 लोगों के बीच में है। और ओवैसी ने भी सर कुछ अजीब-सा वहाँ पे रुख अख्तियार किया है। वो ना वो गठबंधन में आ रहे हैं, ना वो बाहर जा रहे हैं। पहले ये था कि वो आना चाहते हैं, फिर उनका ओवैसी का मामला तो ये है ज्ञानेश जी, उन्होंने, मैं समझता हूँ शायद जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी का जो रुख रहा, उस रुख से उनको जो भाजपा की बी टीम कहा जाता था, वो बात थोड़ी बदली, मतलब लोगों ने वो कहना कम कर दिया। तो ओवैसी ने तेजस्वी यादव से लगातार बातचीत करने की कोशिश की, शायद कुछ बैक चैनल में बातचीत हुई भी होगी कि उनको महागठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए और उनको कुछ सीटें दे दी जाएँ, तभी महागठबंधन के हिस्से बन पाएँगे। लेकिन अंततः महागठबंधन के नेतृत्व ने शायद ये तय किया कि नहीं, इनके साथ हम संबंध बनाना हमारे लिए राजनीतिक रूप से मुनासिब नहीं होगा, वो लाभ के बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। और मैं मोटे तौर पे इस बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि देखिए ओवैसी जो हैं, वो दुतरफी चाल चलते हैं। यहाँ तो वो बड़ी, खुद तो बैरिस्टर हैं, तो संविधान सम्मत बातें करते हैं। वो एकदम जो वो बातें करते हैं, ऐसा लगता है ये आदमी संविधान का सहारा लेकर मुसलमानों के अधिकारों की वकालत कर रहा है और जिस चीज़ का विरोध नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ उनका भाई जो है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो बिल्कुल ऐसी बातें करता है जैसे मोहम्मद अली जिन्ना भी शर्मा जाएँ। वो इस प्रकार की बातें करता है
दोनों एक ही पार्टी में है। हैदराबाद की कमान, पुराने शहर की कमान वो संभाले हुए है और सारे हिंदुस्तान की कमान ये संभाले हुए हैं। दोनों मिलकर मुसलमानों को उल्लू बना रहे हैं और मीडिया के भी बड़े हिस्से को उल्लू बना रहे हैं। मीडिया का बड़ा हिस्सा तो उल्लू बनना भी चाहता है। तो अगर वो ओवैसी को महागठबंधन में शामिल कर लिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा आसानी होती महागठबंधन के खिलाफ दो बातें बोलने में और हिंदू प्रतिक्रिया पैदा करने में बहुत ज्यादा आसानी होती। मैं समझता हूं कि ये तेजस्वी वगैरह ने सही निर्णय लिया कि उन्होंने अपने साथ उनको शामिल नहीं किया। पिछले बार चुनाव में सीमांचल के इलाके में उनको अच्छा समर्थन मिल गया था, वो सीटें जीत गए थे। इस बार की जो स्थिति है बिहार वोटर अधिकार यात्रा के बाद में और बिहार अधिकार यात्रा के बाद में मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों के वोट पिछली बार की तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को प्राप्त होंगे। उनका वो हाल होगा जो उनका बंगाल में हुआ था या उत्तर प्रदेश में हुआ था, वैसा हाल होगा उनका। जी सर, एक बस मैं आखिरी सवाल कर लूं। जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है उसके विदेश मंत्री अभी आए हुए थे भारत, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में जिसमें महिला पत्रकार को निकाल दिया कि उनके हिसाब से उनके धर्म में और जो भी उनका होता होगा कि यहाँ पे महिलाएं नहीं आ सकती हैं। उस पर बहुत विरोध हुआ, बहुत हो हल्ला हुआ। तो फाइनली जो है उन्होंने नेक्स्ट डे एक मतलब आने दिया महिला पत्रकार को, और जब उनसे सवाल पूछा उसने माइक लगा करके तो उसने अपनी आंखें ऐसे नीची कर ली। अब सर क्या हो रहा है कि यहाँ पे उनका विरोध ज्यादा मुखर स्वर में यहाँ यहीं के मुसलमान कर रहे हैं कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे जो भाजपा और जो राइट विंग के समर्थक हैं भाजपा के, वो लोग डिफेंड करने में लग गए हैं तालिबान को। वो सिर्फ इसलिए कि अभी उनका पाकिस्तान से कुछ झगड़ा हुआ था तो अब वो हमारा दोस्त हो गया है। क्या क्या ये एक अजीब सी स्थिति नहीं है? और क्या अब हमें अफगानिस्तान से दोस्ती का प्रमाण पत्र चाहिए कि अफगानिस्तान से चूंकि हमारी दोस्ती तो हम लोग को बहुत बड़े कूटनीतिक और बहुत बड़े हमारी डिप्लोमेसी बहुत सफल चल रही है इस समय? देखिए, शुरू-शुरू में ये भ्रम था और मुझे भी ये भ्रम था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे उसकी संतान भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक उसूली फ्रेमवर्क है। मतलब कोई एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य लोगों के पास है, जिसके ज़रिए ये दुनिया को देखते हैं। इनके पास कोई एक विश्व दृष्टि है, एक वर्ल्ड व्यू है इनके पास, जिसके आधार पर सारी दुनिया को देखते हैं, देशों का मूल्यांकन करते हैं, समुदायों को हम उससे सहमत हो या ना हो लेकिन इनके पास है। लेकिन पिछले दिनों इन लोगों ने जो हरकतें की हैं, ट्रंप को लेकर जो हरकतें की हैं, पहले तो ट्रंप के लिए यज्ञ हो रहे हैं और बाद में ट्रंप को गालियाँ दी जा रही हैं, अब फिर ट्रंप की तारीफ होने लगी वगैरह। और अब तालिबान को लेके उन्होंने जो हरकतें की हैं, तो ये लोग तो इस योग्य नहीं हैं। इनके इनके बारे में कोई चूक सत्ता में, इसलिए हम मजबूरी में हमें चर्चा करनी पड़ती है। मुझे अफ़सोस होता है कि मैंने ज़िंदगी में एक दिन इनके ऊपर चर्चा करने में और ज़ाया किया। ये इस योग्य नहीं है कि इनके साथ कोई बातचीत की जाए। इनके पास कोई भी उसूली फ्रेमवर्क नहीं है, कोई विश्व दृष्टि नहीं है। और सारी की सारी बातें बहुत ही निचले पायदान की, पूरा रवैया ही इनका जो है, इनका घटिया किस्म का रवैया है। कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं और इन्हें ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं ध्यान रहता कि हफ्ते भर पहले ये क्या कह रहे थे। और ये अपनी ही बनाई हुई उलझनों में लगातार। भारत की विदेश नीति की इतनी बुरी हालत कभी भी नहीं रही जितनी बुरी हालत इन लोगों के ज़माने में है। अब तालिबान से ज़्यादा कट्टरपंथी इस्लाम कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीति कोई और करेगा। ये तालिबानी वो हैं, जब पहली बार अफ़गानिस्तान में सत्तारूढ़ हुए थे, तो बामियान में जो बुद्ध की, अफ़गानिस्तान एक ज़माने में बौद्ध देश था। बामियान में जो बड़ी-बड़ी विशाल बौद्ध प्रतिमाएँ थीं, जो चट्टानों को काट के बनाई गई थीं, उसके ऊपर कई हफ्तों तक ये तोपों से गोले फेंकते रहे थे ताकि वो बामियान के बुद्ध जो हैं वो उनको उड़ा दिया जाए उनको। ये काम इन लोगों ने किया था। और उनका अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संतान भाजपा उनका समर्थन कर रही है, उनके समर्थन तो बलिहारी है उनकी बुद्धि पे, उनके ज्ञान पर, उनकी प्रतिबद्धता पे। पता नहीं किस किस्म का देश बनाना चाहते हैं और किस किस्म के संगठन हैं ये। जी, तो सर आज के लिए इतना ही। और मैं इतना ही कहूँगा दर्शकों से कि आरएसएस के शायद जो पीछे चलता है और जो बहुत सी बातें सुनते हैं उसको और ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। और अगर ये बात बच्चों पे आ रही है तो ज़्यादा गंभीर विषय है, और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल उस पे कानून अपना कुछ न कुछ ज़रूर काम करेगा। और बिहार में सर हम लोग जब अगली बार बात करेंगे तो शायद महागठबंधन का भी या इंडिया गठबंधन का तब तक सीट शेयरिंग हो चुकी होगी, और तब हम शायद ज़्यादा एक्यूरेट बता पाएंगे कि कहाँ किसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो सर आज के लिए इतना ही, और हमसे बात करने के लिए सर धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।